Hello dear students, in this video lecture we are going to study about the different pumping schemes in laser and the types of laser as per our syllabus. So there are mainly two types of pumping scheme, 3-level pumping scheme and 4-level pumping scheme. So first we will look at the questions about the pumping schemes. So the question are, what are the principal pumping schemes, or explain 3 and 4 level pumping scheme and give reason which one is more efficient. So ये दो तरह के जो है क्वेश्चन एग्जाम में अपियर हो सकते हैं. तो अब जो है हम पहले 3 लेवल पंपिंग स्कीम को समझते हैं. तो 3 लेवल पंपिंग स्कीम में जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे एनर्जी लेवल है E0, E1 और E2. यहाँ पे E2 जो है वो ऑर्डिनरी एक्साइटेड स्टेट है जिसका कि लाइफ टाइम 10⁻⁸ सेकेंड है. और E1 जो है ये मेटा स्टेबल एक्साइटेड स्टेट है जिसका कि लाइफ टाइम 10⁻⁴ सेकेंड है. तो जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्क्राइब किया था कि जो एक्साइटेड स्टेट है इनको लाइफ टाइम की बेसिस में हम क्लासीफाई कर सकते हैं. तो 3 लेवल पंपिंग स्कीम में ऐसा होता है कि हम ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन्स को उठा के सीधे हायर एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं और फिर एक्साइटेड स्टेट से वो एनर्जी लेवल E1 में ट्रांजिशन करेंगे. तो E0 से इलेक्ट्रॉन जाएंगे E2 में और E2 से E1 में ट्रांजिशन करेंगे. और E1 चूँकि मेटास्टेबल स्टेट है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होने लगेंगे, इकट्ठे होने लगेंगे. तो इस तरह से कुछ देर के बाद E1 की जो पॉपुलेशन है वो E0 से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी. तो एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट के बीच में पॉपुलेशन इन्वर्शन मिलेगी. ये 3 लेवल पंपिंग स्कीम का सबसे प्रिंसिपल कैरेक्टर है. ध्यान से सुनिए, 3 लेवल पंपिंग स्कीम का जो प्रिंसिपल कैरेक्टर है वो ये है कि पॉपुलेशन इन्वर्शन एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट के बीच में मिलती है. फिर से एक बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि पॉपुलेशन इन्वर्शन जो है वो एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट के बीच में मिलती है. ये 3 लेवल पंपिंग स्कीम का जो है प्रिंसिपल कैरेक्टर है. तो अब जो है हम इस एनिमेशन से 3 लेवल पंपिंग स्कीम को देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन E0 से E2 में जाते हैं और तेज़ी से E1 में आते हैं और फिर लाइट एम्प्लीफिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है. इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड हुए, फोटॉन बम्बार्ड हुए और इलेक्ट्रॉनों ने फोटॉन को एब्जॉर्व किया और एनर्जी लेवल E2 में पहुंच गए. अब एनर्जी लेवल E2 से तेज़ी से ये कहाँ पे आ गए, एनर्जी लेवल E1 में. चूँकि ये मेटास्टेबल स्टेट है तो यहाँ पर ये थोड़ी देर रुकेंगे और पॉपुलेशन इन्वर्शन अचीव हुआ. अब इस पॉपुलेशन इन्वर्शन से इन्होंने डाउनवर्ड ट्रांजिशन किया और लाइट एम्प्लीफिकेशन की प्रोसेस क्या हो गई, स्टार्ट हो गई और इस तरह से एक लेज़र की बीम इमिट हो गई. तो यह है 3 लेवल पंपिंग स्कीम जिसमें पॉपुलेशन इन्वर्शन मिलने के बाद लाइट एम्प्लीफिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है. अब हम देखते हैं 4 लेवल पंपिंग स्कीम. सो 4 लेवल पंपिंग स्कीम में यहाँ पे हमने एनर्जी लेवल कंसिडर किए E0, E1, E2, E3. अब यहाँ पे जो एनर्जी लेवल E3 है वो ऑर्डिनरी एक्साइटेड स्टेट है और E1 भी ऑर्डिनरी एक्साइटेड स्टेट है, जबकि E2 क्या है, मेटास्टेबल एक्साइटेड स्टेट. तो 4 लेवल जो पंपिंग स्कीम है इसका जो प्रिंसिपल कैरेक्टर है वो ये है कि पॉपुलेशन इन्वर्शन दो एक्साइटेड स्टेट के बीच में मिलता है. मतलब अपर एक्साइटेड स्टेट और लोअर एक्साइटेड स्टेट. 3 लेवल पंपिंग स्कीम में मैंने कहा था कि पॉपुलेशन इन्वर्शन एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट के बीच में मिलता है. तो यहाँ से हम जो है इस 4 लेवल पंपिंग स्कीम में फोटॉन्स को सीधे बम्बार्ड करेंगे तो वो E0 से E3 में इलेक्ट्रॉन्स को रेस कर देंगे. E3 चूँकि ऑर्डिनरी एक्साइटेड स्टेट है तो वो तेज़ी से कहाँ पे आ जाएंगे, एनर्जी लेवल E2 में. तो इस तरह से E2 और E1 के बीच में पॉपुलेशन इन्वर्शन मिलेगा. E2 की पॉपुलेशन ज़्यादा और E1 की पॉपुलेशन कम, मीन्स मोर इलेक्ट्रॉन इन E2 एज कंपेयर टू E1. और देन पॉपुलेशन इन्वर्शन के बाद ऑप्टिकल रिजोनेटर की हेल्प से लाइट एम्प्लीफिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी. तो अब हम इस एनिमेशन से देखते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होती है. फोटॉन्स इंसिडेंट हुए, इलेक्ट्रॉन्स ने फोटॉन्स को एब्जॉर्व किया
और एनर्जी लेवल E3 में पहुंच गए। E3 से तेजी से ये E2 में आ गए क्योंकि E3 का लाइफ टाइम कम है। E2 मेटास्टेबल स्टेट है तो यहाँ पे ये इकट्ठे हो गए, तो E2 में इलेक्ट्रॉन E1 के मुकाबले ज़्यादा है। अब यहाँ से जो है लाइट एम्प्लीफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है और मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद एक स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट लेज़र की बाहर निकलती है। तो यह है 4 लेवल पंपिंग स्कीम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि 3 लेवल एंड 4 लेवल में कौन सा ज़्यादा एफिशिएंट है, विच वन इज़ मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू 3 लेवल और 4 लेवल। तो 4 लेवल पंपिंग स्कीम ज़्यादा एफिशिएंट है क्योंकि 4 लेवल पंपिंग स्कीम में हमें जो है कम पंपिंग की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि थोड़े से ही इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने से पॉपुलेशन इन्वर्शन अचीव हो जाता है। वी कैन अचीव द पॉपुलेशन इन्वर्शन with very few number of electrons because we are getting the population inversion between two excited states. अब नेक्स्ट जो है हम टाइप्स ऑफ लेज़र डिस्कस करेंगे, और टाइप्स ऑफ लेज़र को डिस्कस करने के पहले ज़रा क्वेश्चंस को हम ध्यान से देख लें किस किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हैं। पहला है डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग वन ऑफ द लेज़र विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो हमारे सिलेबस में जो 4 लेज़र हैं उसमें से किसी भी लेज़र को एक को डिस्क्राइब हम कर सकते हैं। हमारे सिलेबस में जो 4 लेज़र हैं उनके नाम मैं बोल देता हूँ आपके लिए। रूबी लेज़र, हीलियम नियॉन लेज़र, एनडी आग लेज़र और कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र। तो फर्स्ट क्वेश्चन है तो हम किसी भी लेज़र को डिस्क्राइब कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रूबी लेज़र विद द हेल्प ऑफ नेसेसरी डायग्राम। तो स्पेसिफिकली रूबी लेज़र डायग्राम। फिर एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रूबी लेज़र विद द नेसेसरी एनर्जी लेवल डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ पॉपुलेशन इन्वर्शन एंड पंपिंग स्कीम प्रोसेस रियलाइज्ड इन रूबी लेज़र। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए सॉलिड स्टेट लेज़र विद द हेल्प ऑफ ए नेसेसरी डायग्राम। तो अगेन ये जो सॉलिड स्टेट लेज़र है, इस सॉलिड स्टेट लेज़र की हम बात करें तो हमारे सिलेबस में 2 सॉलिड स्टेट लेज़र है, एक एनडी आग और दूसरा रूबी लेज़र। तो यहाँ पे जो है हम अभी रूबी लेज़र के बारे में पढ़ने वाले हैं। और तीसरा लास्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए 3 एनर्जी लेवल लेज़र विद द हेल्प ऑफ ए नेसेसरी डायग्राम। तो 3 एनर्जी लेवल लेज़र भी हमारे सिलेबस में एक ही है, वो है रूबी लेज़र। तो अब जो है हम आने वाले स्लाइड्स में रूबी लेज़र के बारे में पढ़ेंगे। Now we are going to discuss about the Ruby laser, which is a solid state laser and 3 level laser. तो रूबी लेवल लेज़र में जो है एक सिलेंड्रिकल रॉड है और इसके चारों तरफ जीनान फ्लैश लैम्प इलिप्टिकल फॉर्म में रैप्ड है। और ये जो रेड कलर की रूबी रॉड दिख रही है इसके दोनों एंड्स को हमने पॉलिश कर रखा है जो कि ऑप्टिकल रिजोनेटर की तरह काम करती है। और ये जो रूबी रॉड है, रूबी रॉड is basically the aluminium oxide Al2O3 doped with the chromium ion. So जो यहाँ पे क्रोमियम आयन्स है डोप्ड एल्यूमिनियम ऑक्साइड में, वो एक्टिव मीडियम की तरह काम करते हैं। और जीनान फ्लैश लैम्प में हमने क्या लगा रखी है, पावर सप्लाई लगा रखी है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम रूबी लेज़र के कंस्ट्रक्शन को डिटेल्स में एक बार फिर से देख लेते हैं। रेड कलर में रूबी रॉड है, चारों तरफ हेलिकल फ्लैश लैम्प है जीनॉन, और रूबी रॉड के जो दोनों एंड है उस पर हमने सिल्वर मिरर कोटिंग कर रखी है। अब जो है हम रूबी लेज़र की वर्किंग की बात करते हैं। तो रूबी लेज़र की वर्किंग के लिए मैंने जैसे कि बताया कि यहाँ पे जो क्रोमियम आयन्स हैं वो एक्टिव मीडियम की तरह काम करते हैं। तो क्रोमियम आयन के एनर्जी लेवल E1, E2 और E3 आपके सामने नज़र आ रहे हैं। E1 और E3 के बीच का जो गैप है वो 5500 एंगस्ट्रॉम है। तो जैसे ही हम लैंप ऑन करते हैं जीनान का फ्लैश लैंप, तो जो 5500 एंगस्ट्रॉम वाले फोटोन है, जीनान फ्लैश लैंप वाइट कलर का लाइट निकालता है, इसमें से 5500 एंगस्ट्रॉम वाली जो वेवलेंथ है वो क्रोमियम का आयन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करते हैं और एनर्जी लेवल E1 से पहुंच जाते हैं एनर्जी लेवल E3 में। E3 जो है हम देख सकते हैं कि ऑर्डिनरी एक्साइटेड स्टेट है जिसका कि लाइफ टाइम 10⁻⁸ सेकेंड है। तो ये एनर्जी लेवल E3 से तेजी से एनर्जी लेवल E2 में आ जाते हैं।
और इस तरह से E1 और E2 के बीच में एक पॉपुलेशन इन्वर्शन की सिचुएशन अचीव हो जाती है। और फर्दर E2 और E1 के बीच जो ट्रांजिशन है वो हमें लेज़र देते हैं जिसकी की वेवलेंथ 6943 एंगस्ट्रॉम होती है। तो अब इस स्लाइड में हम एनिमेशन के थ्रू रूबी लेज़र की वर्किंग को देखते हैं। यहाँ पे जैसे ही ज़ीनान फ्लैश लैंप ऑन हुआ तो फोटॉन्स आए और 5500 एंगस्ट्रॉम वाले फोटॉन्स एब्जॉर्ब हुए और इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल E3 में पहुंच गए। ऑर्डिनरी एक्साइटेड स्टेट है, बहुत तेजी से यहाँ से इलेक्ट्रॉन E2 में आ जाएंगे। ये मेटास्टेबल स्टेट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रुकेंगे तो E2 E1 के बीच में पॉपुलेशन इन्वर्शन मिलेगी और मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की वजह से लाइट एम्पलीफाई होगा और लेज़र आउटपुट मिल जाएगा। तो लेज़र आउटपुट मिलने के बाद हम देखते हैं कि अगेन जो लोअर एनर्जी लेवल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स हो गए कंप्लीट। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ रूबी लेज़र की। तो रूबी लेज़र का जो आउटपुट है वो होता है पल्स्ड, इफिशियंसी लो होती है क्योंकि ये 3 लेवल है, और इसकी जो एप्लीकेशन है वो है होलोग्राफी और मेडिकल में। नाउ वी विल डिस्कस द Nd:YAG laser. Let's have a look at the questions. The first question is describe the construction and working of Nd:YAG laser with the help of necessary diagram. So ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। फिर इनडायरेक्ट क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एनी सॉलिड स्टेट लेजर। सो इफ इट कम्स टू एनी सॉलिड स्टेट लेजर वी कैन एक्सप्लेन Nd:YAG लेजर और वी कैन एक्सप्लेन द रूबी लेजर और एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ 4 लेवल सॉलिड स्टेट लेजर। तो 4 लेवल सॉलिड स्टेट लेज़र हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ Nd:YAG लेज़र है। तो अब हम Nd:YAG लेज़र का पहले कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में Nd:YAG लेज़र में Nd मतलब नियोडियम और याग मतलब यट्रियम एल्यूमिनियम गार्नेट, इन दोनों की रॉड होती है जो कि एक इलिप्टिकल कैविटी में होती है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, एक लेज़र रॉड लिखा हुआ है और एक है फ्लैश ट्यूब। तो ये जो फ्लैश ट्यूब है ये क्रिप्टॉन लैंप है जो कि ऑप्टिकल पंपिंग का काम करता है, और जो ये लेज़र रॉड है ये Nd:YAG की रॉड है, और ये दोनों एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर इलिप्टिकल कैविटी में रखे हुए हैं। और जो लेज़र रॉड है इसके एंड पे हम देख सकते हैं एक तरफ M1 है और दूसरी तरफ M2। तो एक तरफ 100% रिफ्लेक्टिंग है और दूसरी तरफ पार्शियली रिफ्लेक्टिंग है। इसके कंस्ट्रक्शन को हम डिटेल में देखते हैं। अगेन द लेज़र रॉड, फ्लैश ट्यूब मतलब क्रिप्टॉन लैंप, और ये दोनों इलिप्टिकल कैविटी में रखे हुए हैं। लेज़र रॉड के दोनों एंड्स क्या है, पॉलिश्ड है, और इसमें जो पंपिंग है वो ऑप्टिकल पंपिंग है जो कि हम क्रिप्टॉन लैंप से करते हैं। और एक्टिव मीडियम जो है वो यट्रियम एल्यूमिनियम गार्नेट, होस्ट मटेरियल में नियोडियम है। अब नेक्स्ट हम इसकी वर्किंग को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम नियोडियम के एनर्जी लेवल्स को देख सकते हैं, E1, E2, E3 और E4 और E5 जो है ये अपर एनर्जी के बैंड्स है। यहाँ पे एनर्जी के बैंड्स है क्योंकि ये एक सॉलिड मटेरियल है। तो E1, E2, E3 एनर्जी लेवल है और जो आउटर मोस्ट है वो है एनर्जी के बैंड्स। तो जैसे ही क्रिप्टॉन लैंप ऑन होता है जो कि लेज़र रॉड के पैरेलल इलिप्टिकल कैविटी में रखा हुआ है, तो क्रिप्टॉन लैंप का जो लाइट है जब वो लेज़र रॉड पे गिरता है तो नियोडियम के इलेक्ट्रॉन्स इस लाइट में से 5500 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक का लाइट को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेता है लाइट को, और एब्जॉर्ब करके वो एनर्जी लेवल E4 और E5 में पहुंच जाता है। इसके बाद एनर्जी बैंड जो है इनका लाइफ टाइम बहुत कम है, तो यहाँ से तेज़ी से इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल E3 में आ जाते हैं, और इस तरह से E3 और E2 के बीच में एक पॉपुलेशन इन्वर्शन की सिचुएशन मिल जाती है। और E3 और E2 के बीच का जो ट्रांजिशन है ये एक लेज़र लाइट इमिट करता है जिसकी की वेवलेंथ 10.6 माइक्रोन होती है, या 10640 एंगस्ट्रॉम हम जिसको कह सकते हैं। तो अब जो है हम नेक्स्ट स्लाइड में इसकी वर्किंग को समझते हैं। लाइट क्रिप्टॉन लैंप से आया,
नियोडियम के इलेक्ट्रॉन्स ने इसको एब्जॉर्ब किया, अपर एनर्जी बैंड में गए, तेजी से एनर्जी लेवल E2 में आए, मेटास्टेबल स्टेट है तो E2 में इलेक्ट्रॉन कुछ देर रुकेंगे और इस तरह से E2 और E1 के बीच में क्या हो गया, पॉपुलेशन इन्वर्शन। अब मल्टीपल रिफ्लेक्शन से स्टार्ट होते हैं और उसके बाद एक लेज़र की स्ट्रॉन्ग बीम इससे बाहर एमिट हो जाती है। तो ये 4 लेवल NdArc लेज़र है। अब हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो इसकी जो एप्लीकेशन है ये मटेरियल प्रोसेसिंग में है और मेडिकल के फील्ड में। सर्जरी में जितने भी लेज़र यूज़ होते हैं वो मेनली NdArc लेज़र और कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र्स यूज़ होते हैं, और ड्रिलिंग, वेल्डिंग और कटिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र और NdArc लेज़र यूज़ होता है। तो ये मटेरियल प्रोसेसिंग और मेडिकल में यूज़ होता है। इसका जो आउटपुट है ये कंटिन्यूस भी हो सकता है और पल्स्ड आउटपुट भी हो सकता है, और इसकी जो एफिशिएंसी है वो एफिशिएंसी क्या है, हाई है, क्योंकि ये एक 4 लेवल लेज़र है।